कि पढ़ते तो सब हैं बट प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं, स्पेशली जो एएमयू की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं, उनके पास बहुत सारी बुक्स हैं, उनके पास सब कुछ है, बट उनके पास प्रॉब्लम है तो किस चीज़ की है? उनके पास प्रॉब्लम है तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है। तो इससे पहले हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को, ठीक है ना? वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलिए, वीडियो नंबर 11, मतलब 10 हमने कर लिया था, ये हम 11 शुरू करेंगे, ठीक है। अब बिकॉज हम क्या कर रहे थे सर, हम ये कर रहे थे कि ये जो वीडियोस है ना, फिलहाल के लिए मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि वन वर्ड का मैंने प्रॉमिस किया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो यूट्यूब पर भी हम अपलोड करेंगे। दैट्स वाई हम जो है इसको कर देते हैं। बाकी जो हमारा कंटेंट रहेगा रिमेनिंग, जैसे कि हम प्रैक्टिस करेंगे और सिनोनिम एंटोनिम, इवन ये भी सिनोनिम एंटोनिम की कैटेगरी में आते हैं, वो हम लोग अपना प्राइवेट ही रखेंगे, ठीक है ना? उसको हम लोग दान नहीं करेंगे सब जगह। सो हेलो एवरीवन, in this class, or I should say in this video, we are going to start the next series that will be G। जितनी प्रीवियस 10 क्लासेस हैं, अभी तक हमने कितनी कर ली हैं? प्रीवियस 10 क्लासेस कर ली हैं, और वर्ड नंबर मतलब 10 क्लासेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कि हमने वर्ड नंबर 157 तक किया था, ठीक है। वर्ड नंबर 157 तक हम एफ सीरीज कंप्लीट कर चुके थे। दैट मीन्स कि आज तक जितने भी आज तक आए होंगे क्वेश्चंस या आने वाले होंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एमयू बीएलएलबी बीए ऑनर्स और बीएफएल में इंपॉर्टेंट हैं, वो हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस वर्ड। जी सीरीज है यहाँ पे, एंड द फर्स्ट वर्ड इज जी। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट वुड बी गलीबल, ठीक है ना? गलीबल पढ़ते हैं हम जनरली इसको। इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है विच इज एडजेक्टिव, एंड इसका मतलब क्या है सर? इजीली फूल्ड और डिसीव्ड। दैट मीन्स कि गलीबल वो पर्सन होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं? इजीली बेवकूफ बना सकते हैं, ठीक है ना? हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे लोग होते हैं, देयर आर सो मैनी पीपल, जिनको आप इजीली धोखा दे सकते हैं और इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है। ओके, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, मान लीजिए, एक तरह से ज़रूरी नहीं है ये वो वाला हम धोखा देने की बात कर रहे हो। जैसे कोई मासूम है, कोई इनोसेंट भी है, इसका ना एक सिनोनिम इनोसेंट भी बन जाएगा। भाई आप धोखा किसको देंगे सर? इनोसेंट इंसान ही तो धोखा खाते हैं ना। जो चालाक हो, जो स्केप्टिकल हो, वो कैसे धोखा खा सकता है? इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, स्कैमर्स ऑफन टारगेट गलीबल पीपल। भाई जो स्कैमर्स होते हैं वो किसको टारगेट करते हैं? स्कैमर्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो थोड़े से इनोसेंट होते हैं, जो इजीली कौन है? जिनको इजीली बेवकूफ बनाना आसान होता है, जिनको धोखा, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव करना आसान होता है। उन लोगों को क्या करते हैं? जो स्कैमर्स होते हैं वो उन लोगों को ही टारगेट करते हैं, यही बात की जा रही है, ठीक है ना? यानी कि स्कैमर्स टारगेट करते हैं जिनको बेवकूफ बनाना आसान होता है, इजीली जिनको फूल बनाया जा सकता है। हिंदी में अगर आप लोग हिंदी लिखना चाहें इसकी, तो हिंदी में लिख सकते हैं आसानी से धोखा खाने वाला, मतलब कोई इंसान है जो आसानी से धोखा खाता है। अब इस जैसे ना कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कि मुझे कराना ज़रूरी है। एक वर्ड मैंने आप लोगों को कराया था, डैट वॉज क्रेड्यूलस, ठीक है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा क्रेड्यूलस। सर इसका क्या मतलब होता है? क्रेड्यूलस का मतलब होता है जो इंसान या मतलब जो भी पर्सन रेडी होता है इजीली बिलीव करने पर। कैसे? यहाँ पर मुझे करना चाहिए रेडी टू बिलीव, रेडी टू बिलीव। क्रेड्यूलस कौन पर्सन होता है? रेडी टू बिलीव, है ना? रेडी टू बिलीव, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए हमने क्या बात की? हमने बात की गलीबल। गलीबल कौन इंसान है? जिसको इजीली धोखा दिया जा सकता है, जिसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्रेड्यूलस वो इंसान होता है जो इजीली बिलीव कर लेता है किसी भी चीज पर, है ना? आप भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं क्या कहूँ कि मेरे जो मेरे दादाजी के दादाजी थे ना, वो क्या थे? वो चांद पर रहा करते थे। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको बिलीव कर लें, ये भी तो हो सकता है ना, है ना? मैं कहूंगा कि जो मेरे दादाजी थे, उनके दादाजी जो थे ना, वो चांद पर रहते थे। कहेंगे अच्छा, वाओ, दैट्स ए ग्रेट मैन, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वही ऐसे लोगों को कहते हैं हम लोग क्रेड्यूलस, मतलब वो लोग होते हैं क्रेड्यूलस जो इजीली बिलीव कर लेते हैं। अब विदाउट सफिशिएंट एविडेंस, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है ना, एविडेंस नहीं होगा फिर भी वो इजीली बिलीव कर पा रहे हैं। इन सब के मतलब ये भी बिलीव कर रहा है समहाउ, ये भी बिलीव कर रहा है, ठीक है ना? अब इनका कोई एक ऐसा इंसान भी तो होगा ना जो बिलीव ना करे। भाई अगर आप मुझे कोई भी चीज़ कहते हैं, आप मुझसे कहते हैं गुफरान ऐसा है ना, मैं तेरे को 2000 रुपये दूंगा,
एक बहुत अच्छी स्कीम है, मैं तेरे को 2,000 रुपये देता हूँ और 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा है ना, 21 दिन में क्या होगा, पैसा डबल हो जाएगा। तो अच्छा, गलीबल इंसान भी दे देगा कि कोई मसला नहीं है, डबल हो जाएगा, क्रेडिलस भी थोड़ा सा बिलीव कर लेगा कि चलो हाँ हो सकता है। लेकिन एक इंसान होगा इसके अपोजिट, दैट वुड बी स्केप्टिकल, और ये भी आपके एग्जाम में आया है, मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना उस वक्त आपको देखने के लिए मिलेंगे ये सबके सब वर्ड्स। तो स्केप्टिकल इनका अपोजिट हो जाएगा, इन दोनों का ही। स्केप्टिकल कौन है, स्केप्टिकल को हम कह सकते हैं ये इंसान है डाउटफुल। ये कौन है, ये है डाउटफुल, है ना, ये है डाउटफुल। और वी कैन से क्वेश्चनिंग, मतलब ये इंसान क्वेश्चन करता है हर चीज पर। मैं इजीली बिलीव नहीं कर दूंगा आप पर, मैं कहूंगा कैसे भाई, हाउ इज इट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एरा, इन 2026 मेरा पैसा डबल कैसे हो जाएगा, ये बता दो आप जरा। समझ पा रहे हो, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। यहाँ पे हम कह सकते हैं, इस वाली स्लाइड से हमें 3 वर्ड मिले, कौन कौन से, एक तो हमें गलिबल यानी कि जो इंसान जिसको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है, जैसे पुराने लोग हैं जो हम लोग के दादाजी वगैरह होंगे ना, तो आप जानते होंगे वो थोड़े से बेचारे नाइफ टाइप के होते हैं, मतलब इनोसेंट टाइप के, उनको इजीली आप धोखा दे सकते हैं। समझ पा रहे हो। क्रेडुलस वो इंसान है जो इजीली बिलीव कर लेता है। इन दोनों का ही अपोजिट होता है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल इज दैट पर्सन वी कैन से डाउटफुल, हर चीज पर क्वेश्चन करता, हर चीज पर क्वेश्चन करेगा। समझ पा रहे हो, एंड क्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, आपका काम क्या है, आप लोगों का काम ये है कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको आप लोग नोट्स बनाकर और इसको रिवीजन करना है, इतना ही करना है आपको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे ये 3 वर्ड हमने कराए, कौन कौन से हुए, ये दोनों हो गए गलिबल एंड क्रेडुलस, मतलब जो इजीली जिसको बेवकूफ बना दे, और ये इंसान वो है। अब देखिए जरूरी नहीं है क्रेडुलस और ये अलग अलग हैं इनके सेंटेंस, लेकिन सिनोनिम आपको मिल जाएंगे, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इनका एंटोनिम ये बन जाएगा स्केप्टिकल मतलब। अब एक बात बताइए, अगर कोई पर्सन है जो इजीली बिलीव कर रहा है, तो कोई इंसान ये भी तो होगा ना जो डाउट करता हो हर चीज पर। समझ पा रहे हो नहीं, आपको कोई बहला फुसला आ रहा हो तो आपको डाउट तो आएगा ना, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा गलीबल इंसान है ना, क्रेडुलस हैं आप, ये चीज होती है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज गायनिकोलॉजिस्ट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई बार। देखिए देयर आर 2 टर्म्स, कौन कौन से रूट वर्ड पर जाते हैं हम लोग इनके, कौन कौन से होते हैं, एक होता है गायनी, अक्सर आपने जो है ना वो वर्ड सुना होगा गायनी, तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, यही करें कहाँ पे, हाँ यही लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ये GYNAE, जहां जहां पर भी आपको गायनी वर्ड दिखाई देगा इसका मतलब होता है वेमेन। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब होता है वेमेन, ठीक है। और जहां पर भी आपको दिखाई देता है ओलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट। जहां पर भी आपको ओलॉजिस्ट दिखाई देता है, ये क्या होते हैं सर, ये मैं ऑलरेडी पहली वाली क्लास में मैं करा चुका हूं कि प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स होता है जो पहले आता है, एंड सफिक्स होता है जो बाद में आता है, जो वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। एक रूट वर्ड होता है, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है, जो मीनिंग्स जैसे चेंज होते हैं, इनको रूट वर्ड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि ये रूट कहाँ से निकल कर आया है। और उस वाली स्टडी को हम क्या कहते हैं, जो रूट स्टडी होती है, मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद कीजिए जरा तब तक। तो ओलॉजिस्ट हम बात कर रहे थे, स्पेशलिस्ट ये पर्सन होता है स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो गायनी वर्ड है दैट शोज द विमेन, एंड ओलॉजिस्ट शो करता है स्पेशलिस्ट को, तो हम विमेन स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, है ना। अब ये विमेन स्पेशलिस्ट है तो कौन सा है, यहाँ पर लिखा है जो इंसान जो स्टडी करता है, इट कुड बी अ विमेन, इट कुड बी अ मैन, जो कि डॉक्टर्स होते हैं। सो विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट, जो भी डॉक्टर्स हैं जो विमेन्स के रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, उन डॉक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उन डॉक्टर्स को हम लोग बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। यानी कि जो विमेन से रिलेटेड जितने भी उनके रिप्रोडक्टिव से प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हेल्थ से लेकर, वो सबके सब गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जो वही यहाँ पर लिखा है, आ गायनिकोलॉजिस्ट ट्रीट्स डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो जो विमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है बताइए जरा आप लोग, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा एक और वर्ड है विच इज ऑब्स्टेट्रिशियंस, ऑब्स्टेट्रिशियंस, ठीक है, एक ये आपको मिलेगा, यहां नहीं, हम नेक्स्ट वाले पेज पर करते हैं, वेट एक पेज और लेते हैं हम, यहां पे लिखते हैं
और ये भी आपको एग्जाम्स में दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग OBS ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। ये कौन होता है ऑब्स्टेट्रिशियन? ये भी विमेन से ही रिलेटेड है, जो कि यहाँ पर थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे थे, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात कर रहे थे। और ये पोर्शन भी जो है इनके ही सिनोनिम होते हैं। हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा ना, हिंदी में दाई, एक विमेन होती हैं दाई, उनका काम क्या होता था? सर दाई का काम स्पेशली प्रेगनेंसी के वक्त काम आता है उनका, है ना, जब विमेन होती हैं। तो ये जो स्पेशलिस्ट हैं ये मैन भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है विमेन ही है। तो ये क्या स्पेशलिस्ट हैं? ये हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। सो वी कैन से प्रेगनेंसी, ये इससे ही रिलेटेड है ना, डेट इज वाई मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। यानी कि हम कह सकते हैं ये है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ भी कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट। भाई यहाँ पर ये कौन है? गायनिकोलॉजिस्ट कौन होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट। और ये कौन है? ये है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ स्पेशलिस्ट, ठीक है। जो कि प्रेगनेंसी के वक्त जो डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑब्स्टेट्रिशियंस, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड और दिखाई देगा आपको, और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कराया था आप लोगों को पीडियाट्रिशियन। जरा बताइए इसका क्या मतलब होता है? पीडियाट्रिशियन, स्पेशलिस्ट जो एग्जैक्टली। तो ये होते हैं कौन स्पेशलिस्ट हैं? ये चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, ठीक है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। इससे क्या होता है ना, रिलेट करके हमें आसानी बढ़ती है याद करने में। तो ये हो गई तीन चीजें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गैगल। गैगल जो कि यहाँ पे लिखा भी है, गैगल होता है अ ग्रुप ऑफ गीस। जो गीस हंस होती हैं, हंस को गीस बोलते हैं, हंसों का जो ग्रुप है उसको ही हम लोग गैगल कहते हैं। लेकिन एक मीनिंग और भी है जो यहाँ पर नहीं लिखा है, वो मैं करा देता हूँ। इसको ना कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं नॉइजी, मतलब जो शोर शराबे वाला, क्राउड, क्राउड को भी हम गैगल ही कहते हैं, ठीक है। आप लोग क्राउड कह सकते हैं इसको, इनफॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। इनफॉर्मल वे में क्राउड को कह देते हैं गैगल। बाकी अगर आपको याद करना है सो यू कैन से अ नॉइजी, यानी कि शोर शराबे वाली कहीं भीड़, अ नॉइजी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अ नॉइजी ग्रुप ऑफ पीपल इज ऑल्सो कॉल्ड गैगल। बाकी आप चाहें तो इसको याद करना है तो सर याद कैसे, गैगल कैसे होता है? एक मीनिंग तो हुआ इसका ये, जो मैं हाईलाइट कर देता हूं, गैगल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गीस, ठीक है, एक मीनिंग ये हुआ। दूसरा, शोर शराबे वाला जो लोग होते हैं उनको भी हम गैगल कहते हैं। अब ये अ ग्रुप ऑफ नॉइजी पीपल काफी ज्यादा हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो याद करना, इसलिए इस वर्ड को हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि सर इनको क्राउड भी तो कह सकते हैं। क्राउड क्यों नहीं कह सकते? क्राउड भी तो वही होता है ना, भीड़ थोड़ा सा। तो हाँ, ये याद करने में आसान रहेगा आपके, इसीलिए आप लोग इसको क्राउड भी कह सकते हैं। क्राउड भी शोर शराबे वाली जगह होती है, सॉरी, जहां पर काफी ज्यादा भीड़ होती है ना। सो CROUD, क्राउड, आप इसको क्राउड भी कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, जैसे जहां जहां जो वर्ड आएगा उससे रिलेटेड मैं कराऊंगा। देखिए फ्लॉक, याद है आप लोगों को फ्लॉक क्या था? मैंने पहले भी करा चुका हूं ऑलरेडी। हम फ्लॉक कौन होता है? फ्लॉक किसके ग्रुप को कहते हैं हम? ग्रुप ऑफ, याद है सर, ग्रुप ऑफ बर्ड्स आपने कराया था, जो पक्षियों का ग्रुप होता है ना उसको फ्लॉक कहा जाता है। और शीप का जो भेड़ें जो होती हैं उसके ग्रुप को भी हम लोग क्या कहते हैं? फ्लॉक ही कहते हैं। हर्ड किसको कहा जाता है? ग्रुप ऑफ, हर्ड किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ कैटल। याद हो तो, अगर आप लोगों को ऑलरेडी मैं करा चुका हूं ये, मैं फिर क्यों करा रहा हूं? ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। या तो डियर या फिर एलिफेंट, यहां पर आप लोग लिख लेना एलिफेंट, PHANTS। एलिफेंट के ग्रुप को भी हम लोग हर्ड कह देते हैं। पैक किसके ग्रुप को कहते हैं? या तो डॉग्स, जो कुत्तों का ग्रुप होता है, उनको भी कह सकते हैं। और वॉल्व्स, जो भेड़िए होते हैं, उसके ग्रुप को भी हम पैक कहते हैं। अच्छा, स्वाम किसके ग्रुप को कहते हैं? याद है सर, जो इंसेक्ट्स होते हैं, स्पेशली स्वाम जो है ना, बीस के ग्रुप को कहा जाता है। वैसे तो जो मधुमक्खियां होती हैं उसके ग्रुप को कहते हैं हम लोग स्वाम। स्कूल किसके ग्रुप को कहते हैं? ये बता दीजिए चलिए, स्कूल किसके ग्रुप को कहा जाता है? सब छोड़िए, ये बताइए। फिश, एग्जैक्टली। तो जो फिश यानी कि ठीक है, ठीक है, मछलियों का जो ग्रुप है उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सर फिश कहते हैं। एक चीज और याद रखना, देखिए शीप, इसका जो प्लूरल होता है वो भी शीप ही होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे फिश है, फिश का जो प्लूरल है वो भी फिश ही होता है, फिशिस नहीं है,
तो ऐसे ही शीप जो है आपके एग्जाम में ये भी पूछे हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सिंगुलर है शीप, इसका प्लूरल भी क्या रहता है, प्लूरल फॉर्म भी शीप ही रहती है। फिश की प्लूरल फॉर्म भी फिश ही रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट वुड बी ग्रेट्युटी पढ़ेंगे इसको हम लोग। अब आपका होगा सर यहाँ पर तो ए है, ग्रेट्युटी हम तो कह सकते हैं। बाय द वे बहुत सारी कंट्रीज हैं, है ना, जैसे यूएस की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है वर्ड की, और यूके वाले थोड़ा सा कभी कभी अलग निकालते हैं, कहीं पर आर की साउंड निकलती है, कहीं पर नहीं निकलती है। सो अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप देख सकते हैं। इंडियंस हम लोग थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज कर लेते हैं कुछ कुछ वर्ड्स के। सो ग्रेट्युटी भी पढ़ सकते हैं, ग्रेट्युटी भी पढ़ सकते हैं, जो आपको सुटेबल रहे। मीनिंग क्या होता है, टिप, अ टिप। अब ये टिप कौन सी है, ये टिप वही है, आप इसको या तो टिप कहिए या फिर ग्रेट्युटी कहिए। ये टिप वही है जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जो वेटर होते हैं उसको आप कुछ पैसे ऑफर करते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं ग्रेट्युटी। ठीक है, तो उसी का ही एक जो है ना स्पेशल नेम है। अच्छा एक चीज़ और है, टिप तो है ही, इसके साथ साथ कभी कभी इनका जो मीनिंग निकल कर आता है वो ये भी हो सकता है, जब कोई पर्सन रिटायर्ड होता है, सो रिटायरमेंट के बाद जो उसको बेनिफिट दिया जाता है उसको भी हम लोग ग्रेट्युटी ही कहते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट, और वी कैन से रिटायरमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, हम यहां पर ये लिख सकते हैं बेनिफिट, बेनिफिट। जैसे नीचे है ना एग्जाम्पल, यहां पर है, यहां पर क्या लिखा है, ही लेफ्ट अ ग्रेट्युटी फॉर द वेटर आफ्टर डिनर। तो उसने पैसे छोड़ दिए, मतलब ग्रेट्युटी यहां पर टिप कह सकते हैं, है ना। आप लोग भी कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए होंगे, तो जो वेटर होते हैं आपने उनको भी कुछ पैसे वगैरह ऑफर किए होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर टिप कह सकते हैं आप इसको, टिप फॉर द वेटर आफ्टर डिनर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जीरियाट्रिक्स। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कहां पर, अभी मैं बताऊंगा। अभी हम लोगों ने पीछे, आपको याद है कुछ किया था, यहाँ पे ये क्या है भाई, ये जो किया था हम लोगों ने, पीडियाट्रिशियन, है ना, यही तो पढ़ा था हमने, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन कौन होते हैं सर, ये जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट होते हैं। पीडियाट्रिशियन कौन होते हैं, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। इसी से रिलेटेड है ये वर्ड जीडियाट्रिक्स। सर ये क्या है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, अभी मैं कराता हूँ। देखिए, इसकी ही जो एक तरह से हम नाउन फॉर्म निकालेंगे वो ये हो जाएगी, जीरियाट्रिशियन। कुछ समझ पा रहे हैं, मतलब कुछ समझे आप यहाँ पर कौन होंगे ये। चलिए, अगर नहीं समझे तो यहाँ पर आते हैं हम लोग। पीई, जो हमने पीछे किया था, पीडियाट्रिशियन। ये तो बता देंगे मुझे इसका क्या मीनिंग है, बताइएगा जरा, पीडियाट्रिशियन कौन है। बताइए। हम कह सकते हैं चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, बच्चों की, है ना, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं, उसको हम लोग पीडियाट्रिशियन कहते हैं, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। ठीक, जो कि हम कई बार देख चुके हैं। तो सर ओल्ड वाले, जो ओल्ड पर्सन होते हैं ना, ये बच्चों वाले डॉक्टर हैं, और जो ओल्ड एजेड पीपल होते हैं 50+, 60+, 70+, 80+, 90+, उनको हम लोग बोलते हैं जीरियाट्रिशियन। तो ये इसी से रिलेटेड है, पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के स्पेशलिस्ट, एंड जीरियाट्रिशियन मतलब कि बड़े लोगों के स्पेशलिस्ट। ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके स्पेशलिस्ट को कहा जाता है जीरियाट्रिशियन। तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये था चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, एंड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखना चाहिए, ओल्ड पीपल स्पेशलिस्ट, ओल्ड पीपल स्पेशलिस्ट, ताकि आप लोग जो है वो इससे रिलेट कर पाए। तो सर ये क्या है जीरियाट्रिक्स, ये क्या होता है, ये होती है स्टडी, जो कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, कई बार, है ना, मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने मेंशन किया है। जैसे गायनिकोलॉजी यहाँ पर है ना, अभी हमने पीछे किया, गायनिकोलॉजी क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी, विमेन की स्टडी हो जाएगी, वो जो स्पेशलिस्ट की स्टडी है, और वो जो पर्सन जो उसको कर रहा है वो ये पर्सन हो जाएंगे गायनिकोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी ये क्या होती है, जरा बताइएगा मुझे, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ, हाँ जी, याद है या नहीं, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है,
एग्जैक्टली तो देखिए अगर कहीं आपको दिखाई देती है ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल, ये बाय द वे आपके 25 का ही क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का, ऑप्थेल्मोलॉजी। सर ये क्या है? ये स्टडी को शो करता है, किसी चीज की कोई स्टडी, भाई हर चीज की स्टडी होती है ना, सिस्मोलॉजी होती है ना, और अर्थ की हम स्टडी करते हैं तो क्या होती है, जियोलॉजी होती है, इंटीरियर की ज्योग्राफी होती है। जो उस स्टडी को कर रहा है वो ज्योग्राफर हो जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है? स्टडी है, आंखों की स्टडी, कैसे आंख का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे ये वर्क करती है। और जो उस काम को कोई करेगा, भाई कोई करने वाला भी तो होगा ना, कोई तो डूअर होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ होता है, डूअर तो होता है, वो पर्सन होता है, तो वो इंसान होगा, इसीलिए हम उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कह देते हैं। यानी कि जो इस्ट है वो पर्सन को शो करता, और लॉजी जो है वो किसी स्टडी को शो करती है। सो सिमिलरली जो है ना वो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है, यहाँ पर भी यही चीज अप्लाई हो रही है। क्या है सर? यहाँ पर अप्लाई हो रही है जीरियाट्रिक्स, ये स्टडी को शो करेगा, यानी कि ओल्ड पीपल की जो स्टडी है, स्पेशलिस्ट मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्टडी के बारे में बात करें तो ये जीरियाट्रिक्स यानी कि ये ब्रांच है एक तरह से, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ एल्डरली, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं ट्रीटमेंट ऑफ एल्डरली, है ना। ये किस चीज के बारे में बात करते हैं? ट्रीटमेंट, किसका ट्रीटमेंट? अब ट्रीटमेंट हो रहा है तो किसका? ऑफ बूढ़े लोगों का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल्डरली। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ये था पीडियाट्रिशियन, मतलब बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं पीडियाट्रिशियन। अब बच्चों की जो स्टडी है, यानी कि इन पर ये कैसे अफेक्ट की, किसी भी डिसीज ने बच्चों को कैसे अफेक्ट किया, तो वो स्टडी भी तो होगी, वो ब्रांच भी तो होगी। तो वो जो ब्रांच है वो क्या बन जाएगी सर? वो बन जाएगी पीडियाट्रिक्स। इसलिए अगर मैं चाहूं तो इसकी जो स्टडी है वो यहां पर हम बना सकते हैं पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, यहां से हमने इसको रिलेट जो किया है दोनों चीजों को। तो यहाँ से पीडियाट्रिक्स मतलब जो जो ब्रांच है, जो एमबीबीएस वाले होते हैं, एमडी वाले होते हैं, वो पढ़ते हैं पीडियाट्रिक्स, एंड जीरियाट्रिक्स मतलब उनकी ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है, और जो उसको स्टडी करता है उसको हम लोग जीरियाट्रिशियन कहते हैं और पीडियाट्रिशियन कहते हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है चीजें, है वही अभी जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है ना। तो पीडियाट्रिशियन, इसकी जो स्टडी होगी वो पीडियाट्रिक्स हो जाएगी, या स्टडी नहीं तो ब्रांच मुझे कहना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस में एमडी में जाकर फर्दर बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाता है चीजों का, ठीक है। ऐसे ही ये है जीरियाट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रूम। ओके, जो लड़के हैं उनकी ख्वाहिश होगी ये बनने की, और जो महिलाएं हैं, है ना, जो यहाँ पर देवियां हैं, उनकी ख्वाहिश जो है वो कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करने की होगी। अब आप तो इसकी फर्स्ट वाली लेयर देख रहे हैं ना, आप इसकी फर्स्ट वाली लेयर देख रहे हैं, मैं इसकी सेकंड वाली लेयर देख पा रहा हूं। सेकंड वाली कौन सी सर? आइए अभी बताते हैं हम। ग्रूम कौन होता है? हु इज ग्रूम? जरा बताना मुझे, हिंदी बता दी। वर्ड नंबर 163, ग्रूम। ग्रूम जैसा कि आप यहाँ पे नाउन देख पा रहे होंगे, और मैंने लिखा भी अपनी जो इंग्लिश होती है उसमें ही लिखा है दुल्हा, सभी लोग जानते हैं। फर्स्ट वाली लेयर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? मैं इसकी सेकंड वाली लेयर देख रहा हूं, और वो क्या होती है? देखिए जनाब, ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा, जो कि सारी दुनिया जानती है, लेकिन हम क्या जानेंगे? हम कुछ और जानेंगे। ग्रूम एज ए नाउन ही हम यूज करते हैं, और इसका जो दूसरा मतलब निकल कर आता है, क्योंकि एक एक वर्ड के ना कई कई सारे मीनिंग भी होते हैं, ये होता है क्या? मतलब जो इंसान घोड़ों की देखभाल करता है, ठीक है, जो इंसान क्या करता है? घोड़ों की देखभाल करता है। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर हॉर्सेस। अब सर ये लुक आफ्टर मुझे समझ नहीं आया, ये होती है फ्रेजल वर्ब। क्या होती है सर? फ्रेजल वर्ब्स होती हैं ये। मतलब क्या है? किसी वर्ब के साथ में किसी, अगर हम एक प्रपोजिशन को ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब, जो कि एक नया मीनिंग निकालती है। और लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ। सर ये टेक केयर का भी नहीं पता मेरे को, तो टेक केयर का मतलब होता है बेटा किसी का ख्याल रखना, है ना। अब तो समझ आ गया होगा, लिख लेना इसको, इसलिए यहाँ पे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना, देखभाल करना, देख रेख करना, हिंदी इतनी सारी निकल कर आएंगी। तो देख रेख किसकी कर रहे हैं? जो इंसान घोड़ों की देखभाल करता है उसको भी हम ग्रूम ही कहते हैं। अच्छा ऐसी बात है? अरे सर हम तो सोचते थे ये तो पर्सन हमारी ही देखभाल करेगा, घोड़ों की जो करता उसको भी कहते हैं। हाँ बेटा उसको भी कहते हैं, है ना। दुल्हा जो है वो सिर्फ दुल्हन की ही देखभाल नहीं करता है, वो घोड़ों की ही देखभाल भी करता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गए सर, ठीक है।
मतलब इसका सेकंड मीनिंग है ये। एक चीज और है, एंड वो क्या है बेटा, जब अभी तक तो हम इसके नाउन नाउन की बात कर रहे थे, नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, लेकिन ये वर्ब भी होती है, और वर्ब होती है तो वर्ब आप जानते हैं, वर्ब किसी चीज के प्रोसेस को शो करती है। वर्ब का काम एक्शन भी शो करना होता है, वर्ब का काम स्टेट भी शो करना है, और वर्ब जो है वो किसी चीज की हैपनिंग को भी दिखाती है। तो हैपनिंग है तो क्या, क्लीन करना, साफ करना, है ना। क्लीन मतलब साफ करने को भी, साफ सफाई करने को भी हम लोग ग्रूम ही कहते हैं, है ना। ग्रूमिंग कर लो थोड़ी सी, तो क्लीनिंग कर लो, तो वो चीज है यहाँ पर। ओके, तो तीन मतलब हमें पता लगे। एक का तो हम पहले से जानते थे, एक जमाने पहले से। आज हमें ये पता लगा कि घोड़ों की जो देखभाल करता है उसको भी ग्रूम ही कहते हैं, और क्लीन करने को भी ग्रूम ही कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ आती है। एक चीज और जो कि इसका ही सिनोनिम है, विच इज ऑस्टलर। यहां पे मैं करा देता हूं, इसका ही एज इट इज सिनोनिम वर्ड है, दैट वुड बी ऑस्टलर। शायद आपको याद नहीं आ रहा हो, नहीं भी आ रहा तो हम है ना, तो ये होता है ऑस्टलर। ऑस्टलर का क्या मतलब होता है बेटा, ऑस्टलर का मतलब होता है ग्रूम। और ये ग्रूम कौन सा वाला होगा, ये ग्रूम सेकंड वाला होगा, ये वाला ग्रूम। अच्छा, ठीक है, तो ये ग्रूम है सेकंड वाला, तो इसका मैंने अभी बताया, क्या बताया, हॉर्सेस की देखभाल करने वाला। यहां मैं लिख देता हूं अब हिंदी में, हॉर्सेस यानी कि घोड़ों की देखभाल, टेक केयर, देखभाल करने वाला, उसको भी हम लोग हॉस्टलर ही कहते हैं। सर ये घोड़ों के पीछे क्यों पड़ गए, देखभाल करने वाला, ये घोड़ों के पीछे क्यों पड़ गए आप बेटा? मैं इसलिए पड़ गया बिकॉज आप एएमयू बीएलएलबी 2026 का अगर आप पेपर देखो ना, तो वहां पर आपको दिखाई देगा इक्वाइन, इक्वेस्ट्रियन, है ना, ये आपको दिखाई देंगे। अच्छा, यहां से क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली 2026 का पेपर आप उठाकर देखो, आपको पता लग जाएगा। चलिए, जैसे दो मीनिंग है यहां पर, अभी हमने देखा। सो द ग्रूम अराइव्ड एट द वेडिंग ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स। अच्छा, ये कौन सा ग्रूम है, बताना जरा बेटा, कौन सा वाला ग्रूम है ये? द ग्रूम अराइव्ड यानी कि ग्रूम जो है ना वो पहुंचा, एट द वेडिंग ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स, यानी कि ये दूल्हे वाला। एग्जैक्टली, तो दूल्हे राजा जो है वो घोड़े पर बैठकर वेडिंग में पहुंच गए। नीचे वाला आप देखो, द स्टेबल ग्रूम टुक गुड केयर ऑफ द हॉर्सेस। अच्छा, स्टेबल ग्रूम, स्टेबल कौन होता है, स्टेबल हम आगे पढ़ेंगे। स्टेबल जो है वो हॉर्सेस के जो घर है उसको कहते हैं, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, उसको स्टेबल कहते हैं हम लोग। और ये ग्रूम क्या है सर, ये ग्रूम हुआ जो घोड़ों की देखभाल करता है। तो इतना हमें समझना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जियोलॉजी। ओके, जियोलॉजी क्या होता है भाई, व्हाट इज जियोलॉजी? स्टडी ऑफ, हाँ जी, स्टडी ऑफ अर्थ। अच्छा, ओके, सो स्टडी ऑफ अर्थ जियोलॉजी होता है। तो बेटा ज्योग्राफी क्या होता है, ये ज्योग्राफी है, ये क्या होता है ज्योग्राफी फिर? सर ये भी स्टडी ऑफ अर्थ होता है। चलिए, मैंने लिख दिया यहां पर, ये भी स्टडी ऑफ अर्थ है, स्टडी ऑफ अर्थ। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बात है, हाँ जी, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू वर्ड्स, जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। जियोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज, वी कैन से, स्टडी ऑफ अर्थ, है ना, एंड ज्योग्राफी इज ऑल्सो स्टडी ऑफ अर्थ, वी कैन से, ब्रॉड ब्रॉड लेवल पर अगर बात करें तो। लेकिन दोनों में डिफरेंस भी तो होगा। हाँ, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर हम इस टाइप से एक्सटेंड करेंगे। सो वी कैन से स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, मतलब उसका का, उसकी क्या दिखा रहे हैं, पोजीशन शो कर रहे हैं हम, किसका, इनसाइड, अर्थ के अंदर, इंटीरियर के बारे में बात करूं, सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ स्टडी ऑफ अर्थ इनसाइड, है ना। अर्थ के, ये जो है ना, ये अर्थ होती है, अर्थ के आप अंदर घुस जाएं, ये जो है ना, ये इसके नीचे घुस जाएं आप अंदर, मतलब यहाँ पर जो है ना, क्रस्ट की आप स्टडी करें, मेंटल की करें, कोर की करें, अंदर, अर्थ के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जो हमारी जमीन है, हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं ना, आपको पता होगा। मैं क्या पढ़ाने लगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में मैं ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? हाँ बेटा, बिकॉज कोई मसला नहीं है ना, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पढ़ा सकते हैं आपको। हम तो यहाँ पे रहते हैं ना, ये ऊपर वाली सरफेस जो, हाँ सर सही बात है, इसका मतलब अंदर भी कुछ है। एग्जैक्टली, सब कुछ तो अंदर ही है ना। अभी तो हम सिर्फ 11 किलोमीटर ही अंदर गए हैं, इससे ज़्यादा तो हम गए नहीं हैं। और जबकि अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6378 होती है, 6000 किलोमीटर तक अर्थ अंदर को है। और ये सर क्या बात है, कोई बात नहीं, आइए अंग्रेजी पर आते हैं हम वापस। तो इसके जो इंटीरियर की बात करते हैं, यानी कि अर्थ के इंटीरियर की बात करेंगे, वो होती है जियोलॉजी, अंदर। अब इनसाइड क्या क्या है, इनसाइड अर्थ के अंदर क्या क्या है, देखिए अर्थ के अंदर है, रॉक्स है ना, चट्टाने हैं, मिनरल्स हैं,
जितने भी मिनरल्स, कोयला वगैरह निकलता है, ये सब के सब आ जाते हैं किस चीज़ में, ये आ जाते हैं जियोलॉजी में, मतलब अर्थ के नीचे की स्टडी में। और ज्योग्राफी है ऊपर के लेवल की, बात करें सरफेस का, क्लाइमेट है ना, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सरफेस की, जैसे कि क्लाइमेट हुआ, प्लेसेस हुए, है ना, ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं, माउंटेन्स वगैरह, ये सब के सब आ जाएंगे ज्योग्राफी में। सो यहाँ हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस, और वी कैन से क्लाइमेट। सर समझ नहीं आ रहा, इतना लंबा आपने बड़ा कर दिया। कोई नहीं, आप ये कहो कि स्टडी ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा इंटीरियर, आप ये याद रखो, इंटीरियर मतलब अंदर, इंटीरियर मेनली, INTERIOR इंटीरियर, और ये याद रखो आप एक्सटीरियर, ऊपर की बात कर रहे हैं हम, एक्सटीरियर, ठीक है। ये भी स्टडी ऑफ अर्थ है लेकिन ये इनसाइड है, अंदर, ये भी स्टडी ऑफ अर्थ है लेकिन ये सरफेस की है, ऊपर की। ओके, जैसे यहां पर है, आइए एग्जाम्पल है, जियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस, यानी कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं। सर वो ना अर्थक्वेक ना, मेरी दादी माँ कहती थी कि ये जो अर्थ है ना, वो एक नीचे कौन है, एक बकरी है सर, बकरी के सींग पर पूरी अर्थ है, और सर वो बकरी जो है ना, वो क्या करती है, जब अपने पैर को चेंज करती है ना, तो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। और मैं भी इस बात पर बिलीव किया करता था बेटा, मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी इस पर ही करता था। हमारी भी दादी ने यही कहा था कि एक बकरी है जमीन के नीचे, जिसके सींग पर ये सारी दुनिया खड़ी है, और वो जैसे ही अपना पैर चेंज करती है तो अर्थक्वेक आता है। आप सो स्टडी ऑफ इंटीरियर हो जाएगा और एक्सटीरियर हो जाएगी ज्योग्राफी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है, आप ये देखिए, ये 3 वर्ड्स हैं, देयर आर 3 वर्ड्स, ये सब के सब यार देखो, एग्जाम में तुम्हारे ना, आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ, मतलब AMU के, इससे बाहर आएगा ही नहीं अंग्रेजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं गारंटी ले सकता हूँ। यहाँ 40 में से तुम्हारे ना 35 क्वेश्चन यहीं से दिखाई दे रहे होंगे घूम फिर कर, बट ढंग से पढ़ लो आप, एक भी वर्ड नहीं ऐसा होगा जो आपको पढ़ा हुआ ना दिखाई दे वहां पे, 5-6 वर्ड को छोड़कर, वो कोई नहीं कहीं से नहीं आ सकते वो। चलिए, अभी हमने क्या देखा, जियोलॉजी क्या होती है, जियोलॉजी होती है इंटीरियर की बात करते हैं यहाँ पे आप, इंटीरियर, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या करते हैं आप, एक्सटीरियर की बात करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ, लेकिन कौन सी, एक्सटीरियर की। अच्छा, सिस्मोलॉजी क्या है सर, सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। ये एक क्लास ऐसी आएगी जिसमें मैं सारी स्टडी एक ही क्लास में कंबाइन कर दूंगा, अभी तक जो हमने पढ़ी है, जियोलॉजी है, मतलब जो भी है, ठीक है ना, अभी तक हमने, तो यही तक था हमारा सफर। अच्छा, सफर मतलब जी वाले वर्ड्स खत्म हो गए ऑलमोस्ट, अब आते हैं हम लोग एच वाले वर्ड्स पर। शुरू करें या एंड करें इसको, क्लास को? करते हैं, अभी तो टाइम है ना, मतलब हैंगर, हर्मिट, होट, हिपोक्रेट, हेलुसिनेशन एंड हिस्ट्रियोनिक 5। ओके, चलो एक मैं आप पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आप लोग जितने भी हैं ना जो मेरी बात को सुन रहे हो, विदाउट सर्चिंग ऑन गूगल, मतलब आपको गूगल की हेल्प नहीं लेनी है, वरना देखो चीटिंग हो जाएगी, आपका जो क्रिटिकल माइंड है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग वो खत्म हो जाएगी। आपको गूगल पे सर्च नहीं करना है, और आपको सिर्फ ये वाला जो नीचे एग्जाम्पल है ना, आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल पढ़कर ही इसके मीनिंग को निकालने की कोशिश करनी है कि क्या हो सकता। सर्च मत करना, चीटिंग मत करना, मतलब खुद से आप चीटिंग करोगे अगर ऐसा करोगे तो। आप सोचो सिर्फ इस वाले एग्जाम्पल को पढ़ के, जैसे यहां पर लिखा है, शी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हर हिस्ट्रियोनिक रिएक्शन टू अ माइनर इशू, क्या समझते हो, मतलब क्या मीनिंग होगा इसका, हिंदी क्या निकल कर आ रही होगी इसकी, सोचो। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों से क्यों कहा, हिस्ट्री से सिमिलर है। नहीं अब ना मेरी बात सुनिए आप लोग, देखिए मैंने आप लोगों से ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ ये वर्ड देखकर जो है आप, मतलब ये सिर्फ ये एग्जाम्पल पढ़कर जो है, और आप इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। क्योंकि यार देखो, जब आप अपने एग्जाम में बैठे होंगे ना, जब आप BLLB के, BA ऑनर्स के या BFL के एग्जाम में जब आप बैठे होंगे, तो वहां पर पैराग्राफ टाइप आपको मिलेगा, ठीक है, या आपको बहुत सारे मतलब एक तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा होगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक होगी, और यहाँ पर कुछ लिखा होगा, बड़ा सा एग्जाम्पल, मतलब यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर होगा, और बीच में ऑप्शन होगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, और 4 ऑप्शन होंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको जो है ना वो समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब चारों ही जो एग्जाम्पल होंगे, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन होंगे ना, ABCD, वो चारों ही डिफरेंट होंगे, जो आपने पढ़े नहीं होंगे, जो ना मैंने पढ़ाए होंगे ना आपने पढ़े होंगे।
तो उसको हमें क्या करना होता है, उसको हमें जो है ना वो आसपास की चीज़ें देखकर पढ़ना होता है। जैसे आप ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, ये पढ़ो, मतलब उसके पहले वाला फर्स्ट फ्रंटल जो है ये पढ़ो आप, आगे वाला पढ़ो, और जो बीच में फिल इन द ब्लैंक है ऑटोमेटिकली इससे निकालने की हम कोशिश करते हैं, इससे मीनिंग की। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी हमें हेल्प करती है जब हमें चारों वर्ड के मतलब ही नहीं पता हो तो। जैसे यहाँ पर है, शी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हर हिस्ट्रियोनिक रिएक्शन टू अ माइनर इशू। जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे निकाल रहे थे आप में से, हिस्ट्रियोनिक मतलब हिस्ट्री, जैसे कुछ बच्चे इसका हो सकता है हिस्ट्रियोनिक का निकाल कर आ रहे हो कि उसके साथ कोई हादसा हुआ था, तो हो सकता है मतलब उसको क्रिटिसाइज किया गया कि अरे तुम अपनी पुरानी ही चीज़ें बार बार निकाल कर लेकर आती हो, ये चीज़ हो गई, जो कि कुछ हद तक सही भी हो रहा है। दूसरा, इसका जो एक्चुअल में मीनिंग है दैट इज ड्रामेटिक, और मुझे कहना चाहिए ओवरली ड्रामेटिक, है ना, ओवरली ड्रामेटिक। ओवरली ड्रामेटिक क्या, जो छोटी छोटी बात पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरह से वी कैन से कि ज़्यादा इमोशन शो करते हैं, तो ड्रामेटिक कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ड्रामेटिक, ड्रामेटिक। ठीक है, ये हो जाएगा ओवरली ड्रामेटिक या ये। नहीं मेरे को तो आइसक्रीम ही खानी है। अरे बेटा कोई बात नहीं है, ठंड हो रही है बेटा, नहीं नहीं मेरे को तो आइसक्रीम ही खानी है ना। आपने बोला कैसे ऐसे, अरे गलती से हो गई, बोला कैसे आपने, तो मतलब ये है वी कैन से ड्रामेटिक होना। तो यहाँ से हमें चीज़ों की हेल्प मिलेगी एग्जाम्पल से। अब आते हैं हम, हमारा जो शुरू का वर्ड है ये, जैसा हम जानते हैं एस वाले या जी वाले वर्ड्स हमने कर लिए, अब आते हैं एच पर। एच वर्ड इज हाइपोकोन्ड्रिया। ओके, हाइपोकोन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है, हाइपोकोन्ड्रिया मीन्स एक्सेसिव एक्सेसिव फियर ऑफ हैविंग अ डिजायर, हैविंग अ डिसीज, आई एम सॉरी, एक्सेसिव फियर ऑफ हैविंग अ डिसीज। आई थिंक बात समझ नहीं आई होगी, या कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो आप क्या मतलब हुआ इसका। हाइपोकोन्ड्रिया मतलब एक्सेसिव फियर ऑफ हैविंग डिसीज, क्या मतलब हुआ इसका। सर बीमार होने का डर। हाँ ये है एक बीमार होने का डर, एक तो ये है। दूसरा, अगर मैं इसको ना थोड़ा सा इजी करूं आप लोगों के लिए, अगर और इजी करूं हाइपोकोन्ड्रिया होता क्या है, इस डेफिनेशन को और इजी, तो वी कैन से कि जो इंसान को मतलब मॉडर्न जो मेडिसिन है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न साइकोलॉजी में हम लोग इसको जो है कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस, इलनेस एंजाइटी, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। जिस इंसान को क्या होता है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, आप हाइपोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। ओके, अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा आप इसको और भी अगर इजी करना चाहें तो वी कैन से कि हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेशन है इस इंसान को, हेल्थ ऑब्सेशन, हेल्थ ऑब्सेशन। ठीक है ना, मतलब जिसको हर चीज में लग रहा है कि यार जो है, अगर मैं अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, है ना, अगर मैं थोड़ा सा मीठा खाऊंगा तो मेरा ये हो जाएगा। मतलब उसको क्या है सर, उसको हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, वी कैन से इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, कि कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, जो इंसान हर बात पर ये सोच रहा है कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, या हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उस पर्सन को ऑब्सेशन है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया। इट्स अ कंडीशन, एंड या इट्स अ कंडीशन वी कैन से। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या है सर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि जिस इंसान को लगता है कि मैं कहीं बीमार तो नहीं हूँ, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, उसी इंसान को कहते हैं हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियक हो जाएगा वो पर्सन, लेकिन वो जो कंडीशन है वो होती है हाइपोकॉन्ड्रिया। जैसे यहाँ पर है, डिस्पाइट नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट्स हिज हाइपोकॉन्ड्रिया मेड हिम बिलीव ही वॉज सीरियसली इल। मतलब क्या है कि नॉर्मल जो रिपोर्ट्स है उसकी, नॉर्मल रिपोर्ट्स के बावजूद उसको ऐसा लगा, यानी कि उसके हाइपोकॉन्ड्रिया जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता करता है अपने बारे में, उसको बिलीव कराया कि भाई वो कहीं बीमार तो नहीं था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बुखार आया और तुरंत हम डॉक्टर के पास चले गए कि सर मुझे देख लीजिए कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। समझ पा रहे हो, हाँ जी, बात समझ आई या नहीं मैंने क्या कहा। सो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर वी कैन से। यस सर। जी सर। ओके, अब ये हाइपोकॉन्ड्रिया इट्स अ कंडीशन, लेकिन कोई पर्सन भी तो होगा ना, हाँ पर्सन भी है, क्यों नहीं है, उस पर्सन को हम कह देंगे हाइपोकॉन्ड्रियक। वो पर्सन कौन हो जाएगा, डैट वुड बी हाइपोकॉन्ड्रियक। जिस इंसान को ये ऐसा होता है तो ये हो जाएगा हाइपोकॉन्ड्रियक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपो, ठीक है, कॉन्ड्रियक।
सिर्फ सी लगा लेना होता है, वो इंसान बन जाता है यहाँ से, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे, बात वही है। तो ये कौन हो जाएगा सर, ये पर्सन हो जाए, ये पर्सन, जिस इंसान को ऐसा लगता है, इलनेस डिसाइडी। ओके, तो जो मॉडर्न जो मेडिसिन है ना, उसमें इस कंडीशन को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, जो इंसान काफ़ी ज़्यादा अपनी हेल्थ के बारे में चिंता रखता है। नेक्स्ट वर्ड इज हेरेसी। ओके, ये भी है, इसको मैं कैसे समझाऊं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फर्स्ट वर्ड इज हेरेसे है यहाँ पर, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी हेरेसे। अ बिलीफ और ओपिनियन दैट गोस अगेंस्ट एक्सेप्टेड रिलीजियस बिलीफ्स, जैसे हिज व्यूज वर कंसीडर्ड हेरेसे बाय द रिलीजियस अथॉरिटीज। विदाउट सर्चिंग ऑन गूगल, जस्ट you need to tell me what is the meaning of this word heresy. What do you understand by this definition? ये बताओ सर। आप सिर्फ इस वर्ड को पढ़कर और जो ये डेफिनेशन लिखी है, अ बिलीफ और ओपिनियन दैट गोस अगेंस्ट एक्सेप्टेड रिलीजियस बिलीफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस डेफिनेशन? सर जो रिलीजियस वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करता या अगेंस्ट होता है, जिस पर्सन के व्यूज कोई रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट होते हैं। ओके, रिलीजियस व्यूज के अगेंस्ट होते हैं, हाँ, आप कुछ हद तक आप सही हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा जो इंसान रिलीजियस को बिलीव नहीं करता है, तो बेटा उसको तो हम लोग वो बोलते हैं ना, आपको देखा होगा, जो एथिस्ट वगैरह टाइप के, रिलीजियस पे बिलीव नहीं करना मतलब गॉड पे बिलीव नहीं कर रहे। भाई गॉड, रिलीजन भी तो कहीं ना कहीं गॉड से ही निकल कर आया है ना, है ना। गॉड मतलब रिलीजन, रिलीजन मतलब गॉड, वी कैन से विदाउट गॉड देयर इज नो रिलीजन, इफ देयर इज रिलीजन दैट मीन्स देयर इज गॉड, सो वी कैन से एथिस्ट होता है वो इंसान तो जो रिलीजन पर ही बिलीव नहीं करता है ना, कि कोई रिलीजन नहीं है, और रिलीजन है तो गॉड है, और गॉड है तो रिलीजन है, तो उसको तो हम एथिस्ट बोलते हैं। एथिस्ट होता है, थिस्ट होता है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अपोस्टेट होता है, जो इंसान त्याग चुका है। ये क्या है, हेरेस है। अच्छा, आइए मैं समझाता हूँ। आप में से कहा भी था एक अभी किसी पर्सन ने, हेरेसे वी कैन से व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इस्लाम, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इस्लाम? कोई बता सकता है मुझे सेंट्रल आइडिया ऑफ इस्लाम क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इस्लाम? नहीं पता? अरे भाई, मोस्ट ऑफ यू आर मुस्लिम्स, और नॉट मोस्ट ऑफ यू, बल्कि ऑल द पीपल ऑफ, हैं, सेंट्रल क्या मतलब नमाज रोजा हज। आपको पता है आप लोग सब मुस्लिम हैं, एंड मैंने आप लोगों से, मेरा पहला ही आप लोगों से ये क्वेश्चन था कि सेंट्रल आइडिया ऑफ इस्लाम, यू पीपल आर मुस्लिम, माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इस्लाम? ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इस्लाम? सेंट्रल आइडिया ऑफ इस्लाम है वननेस ऑफ गॉड, है ना। वननेस ऑफ गॉड मतलब क्या है? तौहीद। अरे तौहीद ही है ना, सेंट्रल आइडिया ऑफ इस्लाम क्या है भाई? तौहीद है सर, एक खुदा पर विश्वास रखना, है ना। वननेस में, वननेस ऑफ गॉड कह सकते हैं। तो यहां से ही हेरेसे हम कह सकते हैं क्या है, कि एक पर्सन है, एक पर्सन क्या है, एक पर्सन ये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझाता हूँ। कोई पर्सन है ए, और ए क्या कहता है? ए कहता है कि खुदा एक है, यानी कि गॉड इज वन। लेकिन एक पर्सन है बी, कौन है सर? एक पर्सन है बी, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, और ये कहता है कि नहीं नहीं, देयर आर मैनी गॉड्स। तो यही हम कह देंगे कि ये जो बी है वो कौन है? ये पर्सन है हेरेटिक, इसके अगेंस्ट में जा रहा है, एंड दिस पर्सन विल बी कॉल्ड एज हेरेटिक। यही है, क्या है कि बिलीफ है, अ बिलीफ और ओपिनियन दैट गोस अगेंस्ट, है ना, यहां पर है ना, ये है ओपिनियन दैट गोस अगेंस्ट एक्सेप्टेड और रिलीजियस बिलीफ। यही बात की जा रही है जो मैंने आपको एबीसी में लिख दिया यहां पर, एक्सेप्टेड रिलीजियस बिलीफ। भाई इस्लाम का जो सेंट्रल आइडिया है दैट इज वननेस ऑफ गॉड, वी कैन से तौहीद, एंड दिस पर्सन, ए पर्सन इज सेइंग दैट देयर इज वन गॉड विच इज अल्लाह और गॉड। लेकिन अनदर पर्सन बी इज सेइंग दैट देयर आर मैनी गॉड्स, बहुत सारे खुदा हैं। तो यही हेरेटिक हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में कौन है? बी इज हेरेटिक, मतलब इसके जो ओपिनियन है वो अगेंस्ट जा रहे हैं एक्सेप्टेड रिलीजियस बिलीफ के। भाई पूरा एक्सेप्टेड रिलीजियस बिलीफ क्या है? वो है कि वननेस ऑफ गॉड,
पूरी कौम जो है वो इस्लाम क्या कहता है कि वननेस ऑफ गॉड की बात करता है, वहीं एक दूसरा इंसान आके कहता है नहीं नहीं नहीं, देयर आर मैनी गॉड्स, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड हेरेटिक। अरे समझ में आई या नहीं बात? हाँ सर समझ में आई। तो बस यही है, हेरेसे जो है वो बिलीफ हो जाएगा, वही जैसे मैं जियोलॉजी स्टडी वगैरह की बात करता आ रहा हूँ अभी तक। और जो पर्सन है, जो वो इंसान होगा, उसको हम कहते हैं हेरेटिक, कि भाई तुम तो हेरेटिक हो, जो एक्सेप्टेड बिलीफ है ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में जा रहे हो आप, हेरेटिक। तो ये हो जाएगा वी कैन से हेरेटिक। हेरेटिक, इस पर्सन को हम कह देंगे हेरेटिक, कि ये जो है वो अगेंस्ट है जो एक्सेप्टेड बिलीफ है ना। बी क्या कह रहा है, देयर आर मल्टीपल। बात समझ में आई या नहीं? जैसे यहाँ पर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर क्या है, हिज व्यूज वर कंसीडर्ड हेरेसे बाय द, लिसन टू मी, हिज व्यूज वर कंसीडर्ड हेरेसे बाय द रिलीजियस अथॉरिटी। द नेक्स्ट वर्ड इज हियरार्की। हो सकता है जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पे कट लगा हुआ दिखाई दे, बिकॉज ये वीडियो मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज जो क्लास हुई थी वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। सो करेंटली आई एम रिकॉर्डिंग दिस बाय माई सेल्फ। सो द वर्ड इज हियरार्की। व्हाट डज इट मीन? हियरार्की का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ रैंक, जो कि यहाँ पर मेंशन है, अ सिस्टम ऑफ रैंक। अब ये सिस्टम ऑफ रैंक है तो है क्या? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ क्लियर हियरार्की ऑफ अथॉरिटी। मतलब मुझे कैसे समझाना चाहिए इसको? हियरार्की होती है कहीं पर भी जो रैंक और ऑर्डर की हम बात करते हैं। रैंक और ऑर्डर की कैसे बात करते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मोस्टली आप में से BLLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BLLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके ही जो एग्जाम्पल है उसको लेकर चलते हैं, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को जज बनना होगा, तो उसका ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जब आप जज बनते हैं तो वैसे ब्रॉडली और भी लेवल होते हैं इसके, लेकिन फिलहाल मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर जो सिविल, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो जज क्रिमिनल केसेस को देखता है उसको हम मजिस्ट्रेट कहते हैं, और जो सिविल केसेस को देखता है उसको जज कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनका हम एग्जाम्पल लेते हैं, हियरार्की होती क्या है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, हर किसी जगह पर होती है। सबसे छोटी जो यूनिट है, जब आप लोअर जुडिशरी का एग्जाम देते हैं तो सबसे छोटा जो आप बनते हैं दैट इज कॉल्ड सिविल जज, ठीक है। सिविल जज से प्रमोशन होने के बाद फिर आप बनते हैं सीनियर सिविल जज, सीनियर सिविल जज, सीनियर सिविल जज, ठीक। सीनियर सिविल जज होने के बाद में फिर बनते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। फिर कौन होते हैं सर? फिर होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक। सर डिस्ट्रिक्ट जज के बाद में फिर आते हैं हाई कोर्ट जजेस। कौन? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज। और हाई कोर्ट के जज के बाद फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, ये चीज है। तो इसी को, ये जो सिस्टम ऑफ रैंक है यहाँ पर, कि जो सिविल जज है इनके सीनियर फिर ये हो जाएंगे, इनके सीनियर ये होते हैं, इनके सीनियर ये होते हैं, और इनके भी सीनियर होते हैं ये पूरा एक जो आपको सीक्वेंस दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड हियरार्की। तो इसमें क्या है सर? ये हियरार्की है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ऊपर रखूं, ठीक है ना, इस टाइप से अगर मैं रखूं तो ये हियरार्की बन जाएगी कि नीचे से आप आते हैं ऊपर तक। हर कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी में कौन होते हैं सर? सबसे पहले होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। उनके बाद फिर आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट। फिर आते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर कहा जाता है। सो प्रोफेसर रैंक जो है दैट इज हाईएस्ट रैंक। इनसे छोटे होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, और उनसे भी छोटे होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। इसी चीज़ को हम कहते हैं हियरार्की, है ना, अ सिस्टम ऑफ रैंक। तो एक्चुअल में इसको कहा जाता है, सिस्टम ऑफ रैंक जो है यही कहा जाता है हियरार्की। नेक्स्ट वर्ड इज होमोजेनस। आप में से बहुत से बच्चों ने 10th में पढ़ा होगा इस वर्ड को, होमोजेनस। फर्स्ट वन इज होमो का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम, ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम। अब यहाँ सेम है तो क्या है? जैसे फिलहाल हम इस एग्जाम्पल की बात लेते हैं, मतलब हम क्लास की बात लेते हैं, तो इस क्लास में जो स्टूडेंट है, ये जो क्लास है वो क्या है सर? ये क्लास हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस कैसे है अभी बताता हूँ मैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है मेड ऑफ सेम काइंड। कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। वैसे जनरली 10th में, 11th में, 12th में अगर आपने साइंस पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो वहाँ पर आपने होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा होगा। होमोजीनस मिक्सचर वो होते हैं जो कि
सेम काइंड ऑफ बना हुआ होता है। जैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा हो जाएगा सर? होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ वाटर, पानी में अगर हम सॉल्ट को मिला दें, ठीक है, अगर हम सॉल्ट को मिला दें तो ये जो मिक्सचर बनता है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनस। भाई सेम काइंड का कैसे? देखिए पानी है, पानी में नमक पूरी तरह घुल जाता है, आप उसको निकाल नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर जगह, हर जो उसका कण है वो सेम जगह पर सेम रेशियो में मिलेगा। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड होमोजेनस। क्लास के बारे में भी हम कह सकते हैं। क्लास में क्या होता है, जैसे आप बीएलएलबी में पढ़ेंगे, बीए में पढ़ेंगे, तो आपके बी ऑनर्स की क्लास में जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा ना, जिसको मेजर कहा जाता है, मेजर इट कुड बी साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो सबके सब जितने भी 40 या 50 स्टूडेंट होंगे आपकी क्लास में, सबके सब पॉलिटिकल साइंस के ही होंगे। तो वो जो क्लास है वो क्लास होमोजेनस बन जाएगी आपकी। लेकिन जब आप माइनर की बात करेंगे, जिनको सब्सिडरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, उसमें क्या है सर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्टूडेंट होते हैं। किसी के पास मेजर हिस्ट्री होता है, किसी के पास ज्योग्राफी, किसी के पास पॉलिटी। तो इस टाइप से वो जो क्लास बनेगी वो बनेगी हेट्रोजीनस, मतलब नॉट द सेम काइंड। तो इसका जो होमोजीनस का अपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको हेट्रोजीनस, ठीक है, NOUS। एंड ये आपस में क्या हो जाएंगे सर? आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये होमोजीनस का हो जाएगा एंटोनिम विच इज कॉल्ड हेट्रोजीनस। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए मेड ऑफ डिफरेंट काइंड। तो ऊपर है मेड ऑफ सेम काइंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेड ऑफ डिफरेंट काइंड, मेड ऑफ डिफरेंट, मेड ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है। जैसे क्लास है, तो यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर ये एक क्लास है, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट जिनके पास मेजर सब्जेक्ट है वो बैठे हैं। कोई पॉलिटिकल साइंस का, कोई हिस्ट्री का, कोई ज्योग्राफी का, कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई साइकोलॉजी का। ये सब की सब जो क्लास बनी, ये कौन सी बनी सर? ये बनी हमारी एक तरह से मुझे कहना चाहिए होमोजेनस। सॉरी, यहाँ पे ना हम सेम रखते हैं। ये सब के सब कौन है सर? ये हैं सब बीएलएलबी वाले। तो बीएलएलबी में तो सेम ही होता है कोर्स, तो ये सब बीएलएलबी के हो गए होमोजेनस। एंड अगर मैं बात करता हूँ इसकी, एक क्लास ये है जो बी ऑनर्स की हम क्लास लेते हैं और इसमें डिफरेंट काइंड के हैं। ये हिस्ट्री से है, ठीक है, ये ज्योग्राफी से है, एंड सपोज कीजिए पॉलिटिकल साइंस से है। ये कौन सा हो जाएगा? ये इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ये हो सकता है साइकोलॉजी हो, एंड ये हो सकता है ज्योग्राफी। तो ये क्या है सर? ये हेट्रो है, यानी कि डिफरेंट, आप देख भी पा रहे होंगे कलर से। और ये क्या है सर? ये होमो। बस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्बर, बार बार आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलेगा। एक तो स्पेलिंग ये होती है हार्बर, एंड द सेकंड वन इज, ये यूएसए वाले यूज करते हैं HARBOR। ये यू यूज नहीं करते हैं। हार्बर जो है, मतलब जो यूएस वाले हैं ना, यू को कम यूज, जैसे फेवरेट है, सो फेवरेट में भी जो FAVOURITE होता है, हम इंडियंस ये लिखते हैं, लेकिन यूएसए वाले यू का यूज नहीं करते हैं उसमें भी। सिमिलरली ये है। हार्बर क्या होती है? हार्बर वो जगह है जहां पर शिप्स को खड़ा किया जाता है और शिप्स को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अ प्लेस वेयर शिप्स आर शेल्टर्ड, यानी कि जो शिप्स हैं उनको खड़ा किया जाता है या शिप्स को मेंटेन किया जाता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड हार्बर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा यूएस। ये किसके लिए है सर? ये होता है यूएस के लिए, ये यूएस वाले यूज करते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसको याद करने के लिए यू कैन से शेल्टर और अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, ये भी कहते हैं डेफिनेशन में इसकी, यानी कि जहां शिप्स को खड़ा किया जाता है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ लिखने की हम कोशिश करें, इट वुड बी, ये शेल्टर किसके लिए है, यानी कि ये जो जगह है ये किसके लिए है? शेल्टर, शेल्टर फॉर शिप्स, ये है शिप्स के लिए, जो शिप्स होते हैं, ठीक। सिमिलरली एयरक्राफ्ट के लिए है, वो शायद नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा। एक और है पोर्ट से ही रिलेटेड, एक प्लेस होती है डॉक, DOCK। सर ये डॉक कौन सी जगह होती है? ये डॉक पोर्ट पर ही होती है जहां पर शिप्स को लोड किया जाता है और शिप्स को रिपेयर किया जाता है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एरिया फॉर लोडिंग, एरिया फॉर लोडिंग और रिपेयरिंग शिप्स, ठीक है, और रिपेयरिंग शिप्स। मतलब आपने देखा होगा ना, पोर्ट बहुत बड़ा होता है। पोर्ट तो एक बहुत ब्रॉड टर्म का नेम है,
उसमें बहुत सारी जगहें होती हैं। एक जगह होती है जहाँ पर शिप्स को जो सामान जो कंटेनर होते हैं उसको लोड किया जाता है। सो दैट प्लेस इज कॉल्ड डॉक। ठीक है, यहाँ से ही मिलकर बना होता है डॉक यार्ड। तो हार्बर आप याद रखेंगे, हार्बर कौन सी जगह है? हार्बर वो जगह है जहाँ शिप्स को खड़ा किया जाता है, शिप्स को शेल्टर दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज हैंगर। ये आपके एग्जाम में आया था 2024 में। आप 2025 या 24 का ही बीएलएलबी का क्वेश्चन पेपर है, वहां पर आप देखेंगे। तो ये जगह कौन सी है सर? ये जगह है जहां पर एयरक्राफ्ट को खड़ा किया जाता है या एयरक्राफ्ट को मेंटेन किया जाता है। सो ये जो है ये किसके लिए है सर? ये है एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट का शेल्टर जहां पर, और इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कहते हैं अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। और ये जगह कौन सी थी सर? ये जगह थी अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट। तो दोनों में आपको डिफरेंस पहचानना है। हार्बर शिप्स की जगह होती है और जो हैंगर है वो एयरक्राफ्ट की। लेकिन हैंगर दो होते हैं, अगर आपको याद हो तो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैंगर। सर कौन कौन से? देखिए, यही आपके एग्जाम में आया था 2024 में, आप पेपर देखना। एक हैंगर तो हमने ये लिखा, एक हैंगर और भी होता है विच इज दिस HANGER। सर इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग ए है और यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर ई है। ठीक है ना? सो ये वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और इनका मीनिंग भी सेम होता है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम, जैसे ये हैंगर है, ये भी हैंगर है, ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। आप देखें तो स्पेलिंग डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। तो ये हैंगर तो ये हुआ। ये हैंगर कौन सा हुआ सर? ये हैंगर तो आपका एयरक्राफ्ट वाला हैंगर है, जहां पर अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट। और ये हैंगर कौन सा है? ये हैंगर होता है ये वाला हैंगर, ये वाला हैंगर। ये हैंगर जो है ना, ये हैंगर होता है, आप समझ गए होंगे। हाँ सर समझ गए। ये हैंगर होता है जहां पर, जिसमें आप अपने कपड़े को टांगते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर है द एयरक्राफ्ट वॉज मूव्ड इन टू द हैंगर, यानी कि एयरक्राफ्ट को हैंगर में लेकर जाया गया। किस लिए? फॉर मेंटेनेंस। ठीक है। सो अ प्लेस वेयर वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, और एयरक्राफ्ट को मेंटेन भी किया जाता है, उसको हम हैंगर कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज हर्मिट। हर्मिट, हर्मिट उस इंसान को कहते हैं जो अकेला रहता है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है हु लिव्स अलोन। अच्छा, एक और है, एक और है जैसा ही, विच इज रिक्लियूज। रिक्लियूज, रिक्लियूज कौन होता है? रिक्लियूज वो पर्सन होता है जो कि दूसरों को अवॉइड करता है। हु अवॉइड्स अदर्स, हु अवॉइड्स, और दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम बन जाते हैं। ठीक है, मतलब हर्मिट जो है, हो सकता है देखिए आपने अपनी ज़िंदगी में सारी मोह माया को हासिल कर लिया हो, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप अकेला रहना चाहते हैं, तो आप हर्मिट हो जाएंगे। जैसे अभी है, आपका फेज क्या चल रहा है सर? आप जो है ना वो आप लोग जितने भी होंगे स्टूडेंट, वो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएलएलबी की। कुछ आप में से बी ऑनर्स की कर रहे होंगे, कुछ बीएफएल की, कुछ एमबीए की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी आप लोग रिक्लियूज बन चुके होंगे। अभी आप फिलहाल के लिए ना लोगों को अवॉइड कर रहे होंगे। ठीक है ना? आपने शादी में जाना रोक दिया होगा, आपने किसी रिश्तेदार के घर पे जाना रोक दिया होगा। तो अभी फिलहाल रिक्लियूज बन चुके हैं आप कुछ वक्त के लिए। कैसे? आप दुनिया से अलग हो चुके हैं, आइसोलेशन की ज़िंदगी जी रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। सो आफ्टर रिटायरिंग ही चूज द लाइफ ऑफ अ हर्मिट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद उसने अकेले रहना पसंद किया और उसने जो है वो मतलब शांति वाली ज़िंदगी को पसंद करना चाहा। नेक्स्ट वर्ड इज होर्ड। होर्ड का मतलब होता है कलेक्ट करना या फिर स्टोर थिंग्स। अगर होर्ड की मैं बात करूं तो होर्ड मीन्स होता है कलेक्ट करना, यानी कि इकट्ठा करना। हिंदी में होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। आप चाहें तो इसको इकट्ठा करना लिख सकते हैं। लेकिन एक और होता है, एक वर्ड और होता है होर्ड, और वो है ये। देखिए, एक तो हमने ये देखा HOARD, होर्ड, है ना? HOARD, होर्ड। होर्ड वर्सेस HORDE, होर्ड, ये भी होर्ड होता है। सर फिर इसमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर जो है वो ए नहीं है ना? दोनों के स्पेलिंग में आप देखें तो डिफरेंस है। ये होड़ तो हमने देखिए, ये होड़ का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। सर इसका क्या मतलब होता है? इस होड़ को हम जनरली क्राउड से रिलेट करते हैं, यानी कि क्राउड, भीड़, बहुत ज़्यादा लोग पॉपुलेशन में हैं तो उसको कहते हैं अ लार्ज क्राउड, CROWD, क्राउड। होड़ मतलब अ लार्ज क्राउड। ठीक है ना?
तो यहाँ पर है सम पीपल होर्ड फूड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। देखिए होता क्या है, जैसे कोरोना, अभी कोविड-19 आया था, तो आप लोगों को पता होगा कोविड-19 में आप लोगों ने क्या किया था। मतलब कहीं भी जैसे कर्फ्यू की कहीं किसी शहर में न्यूज़ आती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि क्या पता इमरजेंसी पड़ जाए, क्या पता हमें जो है ना वो मतलब बाद में हमें सामान मिल भी पाए या नहीं मिल पाए। वो खाने के आइटम जितने भी होते हैं उसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो कलेक्शन को ही हम होर्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये जो होर्ड है, अगर आप इस होर्ड की बात करें सो इट वुड बी कलेक्ट करना, कलेक्ट, यानी कि सम पीपल, हम कह सकते हैं कुछ लोग जो है वो कलेक्ट करते हैं फूड, कब, ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब होता है प्रिटेंडर, और प्रिटेंडर को आप कैसे याद कर सकते हैं, प्रिटेंडर को आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर आप बोलेंगे ढोंगी या फिर पाखंडी, ठीक है। मतलब कहता कुछ है करता कुछ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं खुद ही झूठ बोल रहा हूँ, सो आई विल बी अ हिपोक्रेट। हिपोक्रेसी आपने सुना होगा ना कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सो हिपोक्रेसी एक फॉर्म हो जाएगी, एंड जो वो पर्सन होगा, वो पर्सन जो है दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी, है ना। आपने सुना होगा, होम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो हिपोक्रेसी वही चीज़ है कि आप कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, इंस्टाग्राम आपकी बुद्धि जो आपका दिमाग है उसको भ्रष्ट करता है, लेकिन मैं खुद ही इंस्टाग्राम रातों में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कौन हुआ, मैं एक तरह से प्रिटेंडर हुआ, मैं ढोंगी हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी, जबकि मैं करता नहीं हूँ इंस्टाग्राम, मतलब मैंने ऑफ कर रखा है एक ज़माने से। सो ही इज़ अ हिपोक्रेट हु प्रीचेस ऑनेस्टी बट ऑफन लाइज। ये क्या कह रहे हैं कि वो एक हिपोक्रेट है, वो एक ढोंगी है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को तो ऑनेस्टी का ज्ञान देता है कि सच बोलो, लेकिन खुद झूठ बोलता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड हिपोक्रेट। आगे बढ़ते हैं, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मीन्स परसीविंग, यहाँ पे लिखा है परसीविंग, CEIV, परसीविंग, परसीविंग समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए कुछ लोगों को ना हेलुसिनेशन हो जाता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ वी कैन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपको ये। कभी कभी होता ये है कि कुछ आप ऐसा सुनते हैं जो और लोग नहीं सुन रहे हैं, आप ऐसा देखते हैं जो और लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसा स्मेल कर रहे हैं जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपने मूवीज में, बहुत सारी मूवीज होती हैं जो इस चीज़ को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। आपने देखा होगा कि लोगों को जो है वो क्या होता है, मतलब किसी की डेथ हो जाए तो बाद में उनको नज़र आ रहा होता है कि ये तो पापा तो यही हैं, है ना, ये तो हमसे बात करना चाहते हैं, जबकि और लोग उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है जो कि हेलुसिनेशन कहते हैं, जिसको हम, मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि परसीव आप कर रहे हैं समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट। मतलब आप सुन रहे हैं, कभी कभी लोगों को आपने देखा होगा कि मैं कुछ आवाज़ें सुन रहा हूँ जबकि होती नहीं है वो आवाज़ें, है ना। आप देख रहे हैं कुछ जो कि प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर, आप कुछ स्मेल कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में है ही नहीं वहाँ पे प्रेजेंट। सो द पेशेंट रिपोर्टेड हियरिंग वॉइसेस दैट वर हेलुसिनेशंस। मतलब रिपोर्टर ने जो है वो क्या किया, कुछ ऐसी बातों के बारे में, ऐसी आवाज़ों के बारे में बताया जो कि क्या थी, जो कि प्रेजेंट नहीं थी, है ना, कि मुझे कुछ आवाज़ें आती हैं जो एक्चुअल में नहीं है वहाँ पे। सो हेलुसिनेशन यही होता है। इसके ही जैसे ना दो वर्ड और मैं आपको बताता हूँ। एक होता है इल्यूजन, आपने सुना होगा इल्यूजन। एक्चुअल में इल्यूजन होता क्या है, आप सोचने की कोशिश करो। व्हाट इज इल्यूजन? इल्यूजन वो चीज़ है जो आपकी आंखों को धोखा देती है ना। कोई भी एक रियल ऑब्जेक्ट होता है जो आपको परसीव कैसा होता है, मतलब आपको परसीव, मुझे कहना चाहिए गलत होता है, इनकरेक्टली। सो इल्यूजन इज अ थिंग, और वी कैन से अ ऑब्जेक्ट, एक कैसा है, एक रियल ऑब्जेक्ट है। इल्यूजन क्या होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट है, एग्जिस्ट तो करता है, एग्जिस्ट करता है रियल ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि आपकी आंखों को धोखा देता है, लेकिन क्या है, बट इट इज बट इट इज परसीव्ड बट इट इज परसीव्ड इनकरेक्टली, इनकरेक्टली, है ना। ये हो जाएगा ये डिल्यूजन। अच्छा सर, डिल्यूजन क्या होता है? एक वर्ड और आप पढ़ेंगे विच इज डिल्यूजन। सो डोंट बी सो डिल्यूजनल। डिल्यूजन वो चीज है, अ फोल्स बिलीफ, अ फोल्स बिलीफ,
मतलब इसको हम नहीं समझ पाए। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग बीएलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब अभी आपके पास में ऑलमोस्ट 10 मंथ हैं, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन होता क्या है, होता ये है, बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं यार, फिलहाल के लिए हम 12th पे फोकस करते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं और हम बाद में कर लेंगे, है ना। सो 10 महीने के सिलेबस को 1 महीने में कोशिश करते हैं। डोंट बी सो डिल्यूजनल। मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि विदाउट स्टडिंग वी कैन गेट एडमिशन इजीली। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डिल्यूजनल। मतलब भाई खुद को धोखा देना, है ना। यहाँ पर आपके आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप अपनी आंखों को धोखा, ये चीज आपकी आंखों को धोखा देती है इल्यूजन में, और डिल्यूजन में आप अपने माइंड को ही धोखा देती हैं। एक होते हैं ना खुद को झूठ में रखना, एक तरह से डिल्यूजनल, ठीक है ना। डिल्यूजन मतलब खुद को झूठ में रखना। वही बात कि भाई बिना पढ़े क्या हो सकता है, बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो सकता है, दैट इज नेवर पॉसिबल, आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हरेंग। ओके, एक और है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जरा। एक और है विच इज टायरेड। टायरेड का भी मतलब सेम ही होता है जो कि हरेंग का है। क्या हुआ, अ लॉन्ग एंग्री स्पीच। यहाँ पे ना क्या हुआ इसको, अ लॉन्ग एंग्री स्पीच। अभी करते हैं यहाँ पे लेकर आते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। अ लॉन्ग एंग्री स्पीच मतलब थोड़ा सा गुस्से वाला भाषण हम कह सकते हैं, बहुत लंबी स्पीच जो कि थोड़ा जिसमें गुस्सा भी नजर आता है और थोड़ी सी, है ना। यहाँ पर हो जाएगा, अ लॉन्ग एंग्री स्पीच इज कॉल्ड हरेंग और टायरेड। सो द पॉलिटिशियंस हरेंग्ड द क्राउड फॉर ओवर एन आवर। मतलब वही है कि पॉलिटिशियन ने जो है ना वो एक बहुत लंबी चौड़ी भड़काऊ थोड़ी सी स्पीच दी। नेक्स्ट वर्ड इज हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट वन। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है ओवरली ड्रामेटिक, तो आप इसको याद रख सकते हैं ड्रामेटिक। थोड़ा सा थिएटिकल भी होता है। थिएटिकल एंड ड्रामेटिक क्या समझे हम यहाँ से, यहाँ पर एग्जाम्पल है, शी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हर हिस्ट्रियोनिक रिएक्शन टू अ माइनर इशूज। अक्सर आपने लड़कियों को देखा होगा, थोड़ा सा ड्रामेटिक होती है ना, छोटी सी कोई बात हो जाए एंड उस पर ही वो बात का क्या हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वही है, डोंट बी सो ड्रामेटिक, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई है। हिस्ट्रियोनिक मीन्स होता है ड्रामेटिक, ये आप याद रखेंगे, हिस्ट्रियोनिक मीन्स ड्रामेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज हाइव। ओके, आप इसको हाइव कहिए या फिर आप इसको बी हाइव कहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप इसको हाइव कहिए या फिर इसको बी हाइव भी कहा जाता है। बी हाइव। सर इनका मतलब क्या होता है, आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये ना बी में डबल आएगा यार, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा डबल। हाइव और बी हाइव क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है ये, देख पा रहे हैं क्या है सर, ये होता है छत्ता। हिंदी में जो ये छत्ता है ना, एक्चुअल में इसको ही हाइव कहा जाता है। अच्छा, इससे ही रिलेटेड कई सारे वर्ड्स होते हैं, कौन से, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब इस छत्ते को आप इस टाइप के आपने बॉक्सेस देखे होंगे, है ना। इस टाइप के बॉक्सेस आपने देखे होंगे जहां पर इनको रखा जाता है। सो अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। और मधुमक्खी को सिंगल तो रखेंगे नहीं, पूरे छत्ते को ही रखा जाता है, जो कि इसकी फार्मिंग भी होती है। उस प्लेस को क्या कहते हैं सर, दैट प्लेस इज एक्चुअली कॉल्ड अपियरी। अपियरी। अपियरी क्या होती है, अपियरी, ये भी बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अपियरी इज अ प्लेस वेयर वेयर बीस आर केप्ट, वेयर बीस आर केप्ट, यानी कि जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। अच्छा, सिमिलरली अगर ये है तो एक और वर्ड इसी से रिलेटेड होता है, विच इज अवियरी। अवियरी क्या हो जाएगा, अवियरी मीन्स अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि पक्षियों को रखा जाता है। बर्ड्स आर केप्ट, बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अच्छा, अगर यहाँ बर्ड्स आए हैं यानी कि पक्षी आए हैं, तो पक्षियों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं सर, इसकी स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी, जो कि मैं बार बार करा चुका हूँ, आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पर 20 हैं, आपको याद है इसके ग्रुप को भी कुछ कहा जाता है ना। जब ये 20 ग्रुप में होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग स्वाम, जो कि हम पीछे अभी कर चुके हैं। स्वाम क्या होता है सर, स्वाम इज ग्रुप ऑफ 20। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20 मधुमक्खियों के ग्रुप को हम कहते हैं स्वाम, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो ये कराया था हम लोगों ने यहाँ पे, पीछे होगा ये है ना।
सबके ग्रुप हैं अपने अपने, जो कि आप अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्लोक किसका ग्रुप होता है, बर्ड्स का। हर्ड किसका होता है, कैटल का। पैक किसका होता है, डॉग्स का। स्वाम कितना होता है, किसका होता है, बीस का होता है। स्कूल किसका होता है, फिश का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आज के लिए इतना ही। जितने बच्चे भी हैं जो लोग BLLB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, अगर उनको करना है, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, लेकिन अगर आपका है कि नहीं नहीं और चीज़ें भी आपको सिनोनिम एंटोनिम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर दिस ईयर एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर 1 ईयर, सो यू कैन ज्वाइन आवर पेड बैच। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप आराम से 5 दिन की डेमो ले सकते हैं। गूगल मीट पर क्लासेस होती हैं अपनी। ठीक है, ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव। आप माइक ऑन कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, और आपको टॉपिक वाइज और जितने भी PDFs हैं वो मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस एंड दिस टाइप वी कैन से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। अलीफ फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछना हो तो ये क्वेरी नंबर्स। थैंक यू सो मच।